नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी इनको कंप्लीट किया है। ठीक है, आज अपना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी मतलब एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर अपनी पृथ्वी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात का या पूर्णिमा होती है, मतलब एक बार पूर्णिमा होती है एक बार अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्या नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये डेफिनेशन है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, कि उसे कहते हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसको क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। क्या होती है? अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य अपना क्या है? एक तारा है। चलो दोस्तों इसको भी देखते हैं। आओ करके देखते हैं क्या है। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। पहला चरण है, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उनका कांच कागज से सटे रहे। एक टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। ये एक बच्चे के लिए बता रखे हैं कि आप ऐसे करके देखो ताकि आपको ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च को रोशनी की दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान के तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। अब आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ये एक बच्चे को समझाने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, रात के समय चमकते अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जहाँ कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप
तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सप्त या सात ऋषि संत। ये 7 तारों का समय जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में अभी देखेंगे। ये देखो, ठीक है, ये सप्तऋषि। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। मतलब क्या कहा जाता था? ध्रुव तारा को क्या कहा जाता था? उत्तरी दिशा का एक तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, ये देखो, ये ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग यहाँ से हो गया ना। कुछ खगोलीय पिंडों ने अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसको कहेंगे? जिसकी अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले किस किस के हैं? जैसे बृहस्पति के हैं, शनि के हैं, यूरेनस के। ठीक है, इन 3 के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये देखो, ये अपन देखते हैं। देखो, ये बुक में ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये सूर्य है अपना। सूर्य के पास है अपना बुध, मरकरी। सेकंड पे आता है शुक्र, मतलब वेनस, शुक्र। थर्ड पे अपनी पृथ्वी, अर्थ आती है। फोर्थ पे आता है मंगल, मार्स। फिर आता है ये शुक्र ग्रह पट्टी। फिर उसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति। ये बृहस्पति है। नेक्स्ट आता है शनि। ये शनि लास्ट है। इस शनि के बाद है यूरेनस, फिर लास्ट है नेपच्यून। ठीक है, चलो इनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बुक में दे ऐसे रखा है। ठीक है, इनको पढ़ते हैं। बुध है फर्स्ट। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में। और अपने अक्ष पर 59 दिन में। शुक्र सेकंड, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 मतलब 255 दिन करता है और अपने अक्ष पर 243। ठीक है, पृथ्वी करती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन में और अपने अक्ष पर करती है मतलब 24 आवर में, मतलब 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 1 है, मतलब चंद्रमा संख्या 1। मंगल है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। ठीक है, चंद्रमा की संख्या 2। ये इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों,
आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हुए, ये 4 हैं जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। 5th है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 9 दिन में। ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 29 साल मतलब 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 164 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। ठीक है, ये बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए एक और अधिक शब्दों को लिखें। शब्द की उत्पत्ति ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर ही वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ मतलब जी का शब्द है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। ये जो ठीक है, ये जो है इसको अगर लोजिया लगा दो मतलब लॉजी लगा दोगे, जियोलॉजी लगा दोगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। जियोमेट्री लगा दोगे तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। अगर जियो आइडिया लगा दोगे तो पृथ्वी आकार के अनुरूप मतलब इनका अलग अलग रूप बता रखा है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्य सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़। ग्रह है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, हमने अभी देखा था मैप में, जैसे बुध है, सेकंड पे शुक्र, फिर थर्ड पे पृथ्वी, फोर्थ पे मंगल, फिफ्थ पे बृहस्पति, 6th पे शनि, 7th पे यूरेनस, 8th पे नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, ये कंटिन्यू याद करने का तरीका है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार कैसे लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में फैले ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसमें केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा गया है? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय
खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोनो ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो ये बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी, पहले ये पढ़ लेते हैं क्या आप जानते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना? 8 मिनट। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, हमने अभी देखा था। ठीक है, तो तीसरा नंबर का कौन सा है? पृथ्वी। आकार में ये पांचवा है, आकार में जैसे आकार में पांचवा है। ठीक है, यह ध्रुव के पास थोड़ी अपनी पृथ्वी ऐसे है, यहाँ से थोड़ी चपटी है ध्रुव पर और यहाँ से उभरी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब क्या कहा जाता है? भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, मतलब पृथ्वी जैसा और कोई नहीं है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। रोचक तथ्य क्या है? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में, मतलब कब? 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? पहले आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट IRS एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र, ये देखो, मानव निर्मित उपग्रह, ये प्रक्षेपण किया जा रहा है, फिर ये रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ऐसे प्रवेश हो जाता है लास्ट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन, कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ये देख क्षुद्र ग्रह, चलो क्षुद्र ग्रह पढ़ते हैं। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति, हमने भी पढ़ा था, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर मंगल के बाद बृहस्पति, इन दोनों के बीच क्या है? क्षुद्र ग्रह। ये कक्षा के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 अभी आपने देखा था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। हमने एक पट्टी सी देखी थी। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इन प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड
पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी, सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे, आकाशगंगा क्या बोलते हैं, मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में अपना स्थान कहाँ है? जैसे देखो, ये क्या है, एक पृथ्वी, फिर पृथ्वी में क्या है, सौरमंडल, मतलब ब्रह्मांड। पहले आएगा ब्रह्मांड, फिर आएगी आकाशगंगा, फिर उसके बाद सौरमंडल, अपनी पृथ्वी सौरमंडल में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब पहला का क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे में आप बता सकते हैं कि ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। सामान्यतः ग्रह तारे से छोटा होता है, जबकि तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। यह ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना हमने। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग के फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, सेकंड देखते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रहों एवं उल्का पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमने पढ़ा था ना। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अगर आपने लेसन अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे, मतलब आज आपके क्लिक कर रहे होंगे दिमाग में। ठीक है, थर्ड है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। हमने अभी देखा था लेसन में, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम इस तरह बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आया था बुध, फर्स्ट पे बुध आया था, सेकंड पे शुक्र आया था, थर्ड पे अपनी पृथ्वी आई थी, फोर्थ में मंगल आया था, फिफ्थ पे बृहस्पति आया था। मंगल बृहस्पति में क्या आया था, एक वो पट्टी आई थी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह वाली। फिर सिक्स पे शनि, सेवन पे यूरेनस और लास्ट नेपच्यून। ठीक है, यही था ना। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छे से क्लिक हो रहा होगा। फोर्थ है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी तो न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक है, मतलब वायु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे गैस मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन है। इन्हीं कारण इस पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इस जैसा एनवायरनमेंट कहीं नहीं है। फिफ्थ है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 27 दिन। इतना ही समय अब इसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, सिक्स है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल का आकाशगंगाओं का एक सम्मिलित रूप ब्रह्मांड है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का। ये सेकंड पार्ट आ गया, इसका फर्स्ट है, मतलब सही उत्तर का चिन्ह लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हमने पढ़ा था, किसको कहा जाता है?
शुक्र को। ठीक है, आपको भी यही राइट लग रहा है, ठीक है ना। सेकंड है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है? पढ़ा था ना हमने, पृथ्वी। फर्स्ट बुध था, सेकंड शुक्र और थर्ड अपना पृथ्वी, यही था ना। चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो हमने पढ़ा था कैसे लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, यही पढ़ा था ना। फोर्थ है, ध्रुव तारे से किस दिशा के ज्ञान का अपने को बोध होता है? किसका होता है? उत्तर दिशा का। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? हमने अभी पढ़ा था मंगल और बृहस्पति। मुझे उम्मीद है आपको भी यही लग रहा है, ठीक है। मतलब अच्छे से पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अपना थर्ड पार्ट है खालिस्तान भरें। खालिस्तान का एक समय जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो फर्स्ट खालिस्तान में क्या आएगा? तारों का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहोगे? नक्षत्र मंडल कहोगे। ठीक है। सेकंड है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहोगे? तारों के बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहोगे। क्या कहोगे? आकाश गंगा। थर्ड होना चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड। खालिस्तान पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन है? चंद्रमा, राइट। मतलब नेक्स्ट होना चाहिए थर्ड के बाद फोर्थ। खालिस्तान सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी है ना। लास्ट है, ग्रहों के पास अपनी क्या होती है? खालिस्तान तथा क्या होती है? बताओ, क्लिक करोगे दिमाग को। पास अपनी प्रकाश तथा उष्मा नहीं होती, ग्रह के पास नहीं होती। तो चलो दोस्त, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर हमने देखा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।